हेलो एवरीबॉडी दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम आरसीसी के एमसीक्यूज़ पार्ट 2 में। इससे पहले दोस्तों मैंने आरसीसी का एमसीक्यू पार्ट 1 में आपको 50 क्वेश्चन समझाए थे, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो आज बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा आपको। तो चलते हैं दोस्तों उन 20 क्वेश्चनों के बारे में जो पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ बिट्स टू इफेक्टिव डेप्थ इज बीम इज कैप्ट। दोस्तों ये कह रहा है कि बीम का जो चौड़ाई और गहराई होती है उसका अनुपात कितना होता है दोस्तों। तो आपको पता है बी अपॉन डी रेशियो पूछ रहा है, ये होता है 0.5। आपको याद रखना है दोस्तों, पहले भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.5। दोस्तों ये याद रखना, बीम के केस में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि जो स्टील की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है कितनी होती है। तो आपको पता है दोस्तों 2 × 10⁵ 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम स्क्वायर। दोस्तों देख लीजिए, अब 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर दे रखा है। तो किलो न्यूटन को आप न्यूटन में बदलेंगे तो किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए 10⁻³ का हो जाएगा। तो ये हो गए 3 और 2 5, 2 × 10⁵5 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी ये जीपीए में भी दे देता है, कभी न्यूटन पर एम स्क्वायर, कभी किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो आप यूनिट चेंज करके इसको कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी 200 न्यूटन किलोमीटर पर एम स्क्वायर। अगर दोस्तों कभी कभी कंक्रीट का पूछ लेता है तो आपको पता है IS कोड 456/2000 क्या कहता है। IS कोड 456 है दोस्तों, वो कहता है जो कंक्रीट की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट अगर पूछेगा तो 5000 √MC की। दोस्तों यहाँ पर 5000 है, 5000 √MC की। अगर दोस्तों जो पुराना कोड है 1978, उसमें क्या होता था 5700 √FC के। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये 1978 के केस में, जो ये हाल ही में चल रहा है 456/2000, उसमें अगर पूछेगा दोस्तों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज, तो आपको क्या आंसर करना है 5000 √FC के। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट इज एक्ट पैरेलल टू फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ। दोस्तों ये कह रहा है कि जो रिटेनिंग वॉल होती है उसमें जो प्रेशर एक्ट करता है बेस से, वो कितना होता है। तो आपको बता दूं जो रिटेनिंग वाला होता है उसका जो प्रेशर एक्ट करता है बेस से H/3 और टॉप से 2H/3 पे करता है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बेस से तो H/3 हो जाएगा, और ऊपर से आप घटा सकते हो H - H/3, तो ये आ जाएगा ऊपर से 2H/3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेस से पूछा है तो H/3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर इनिशियल एस्टिमेट फॉर बीम डिजाइन द विड्थ इज एज्यूम। दोस्तों ये कह रहा है कि जो बीम डिजाइन करते समय इनिशियल एस्टिमेट फॉर बीम डिजाइन द विड्थ ऑफ एज्यूम, हम उसकी चौड़ाई को क्या एज्यूम करते हैं। तो आपको पता है जो बीम डिजाइन करते समय इनिशियल एस्टिमेट फॉर बीम डिजाइन करते हैं तो विड्थ जो उसकी एज्यूम की जाती है 1/13 ऑफ स्पान। दोस्तों कई बार SSC एग्जाम में या अदर स्टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/30 ऑफ स्पान। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1/30 L जो उसका स्पान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मिनिमम हेड रूम ओवर स्टेयर मस्ट बी। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि जो मिनिमम हेड रूम होता है स्टेयर केस में कितना होता है। तो आपको पता है मिनिमम हेड रूम 2.1 मीटर या 210 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये हाइट कहाँ से मेजर की जाती है। तो आपको पता है जो स्टेयर केस में थ्रेड होता है, थ्रेड क्या होता है दोस्तों, हॉरिजेंटल मेंबर इन स्टेप इज कॉल्ड थ्रेड। ठीक है दोस्तों, थ्रेड क्या होता है, जो हॉरिजेंटल मेंबर होता है। आपने देखा होगा जब सीढ़ी रहती है ऐसे रहती है, जो देखा होगा ऐसे रहता है, जो देखा होगा आपने, ये इसको बोलते हैं दोस्तों थ्रेड। इसको क्या, और इसको जो वर्टिकल हाइट होती है इसको राइज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो बाहर निकला रहता है थोड़ा सी उसको बोलते हैं नोजिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो वर्टिकल आपको पता है राइजर हो गया, और जो हॉरिजेंटल हो गया वो थ्रेड हो गया। तो जो इसकी हेडरूम की जो हाइट मेजर की जाती है वो थ्रेड से
इससे ऊपर की जाती है, ठीक है, इसको बेस मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइड फेस रेनफोर्समेंट शेल बी प्रोवाइड इन बीम व्हेन डेप्थ इज वेब इज बीम एग्जिट। दोस्तों ये कह रहा है कि जो साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है बीम के केस में दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे टोर्जन लिखा होता तो टोर्जन के केस में इसका आंसर 45 सेंटीमीटर यानी 450 आंसर होता, उससे ज़्यादा एक्सीड होना चाहिए। पर यहाँ पर दोस्तों टॉर्जन की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर दोस्तों। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इससे टॉर्जन के केस में पूछेगा तो टॉर्जन के केस में आपको 45 सेंटीमीटर आंसर पे टिक करना है। अगर टॉर्जन के केस नहीं पूछेगा, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो आपको 75 सेंटीमीटर पे आंसर कर देना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पिच ऑफ मेन बार इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट एग्जिट इट्स इफेक्टिव डेप्थ बाय। दोस्तों ये कह रहा है कि जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती है, स्लैब की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये उसमें जो मेन बार होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि दोस्तों जैसे स्लैब है ये दोस्तों, तो ये दोस्तों ये जो ये वाली बार है, ये वाली बार, इसमें जो स्पेसिंग होती है इन दोनों बार के बीच में क्या होती है आपको पता है, उनकी भी स्पेसिंग 3D एंड 300 mm से जो भी कम होगा, ठीक है दोस्तों, इन दोनों से जो भी कम होगा। अब दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये वाली बार, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है ये वाली इसमें क्या होता है 5D और 450 mm में से जो भी कम आएगा विच एवर लेस, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मेन बार पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेटिव बार आर कल्टेड। दोस्तों ये कह रहा है कि जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब, मैं आपको बता देता हूँ फिगर से, ये बोर्ड है जैसे ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो यहाँ पे दोस्तों बार दी रहती है, तो आपको पता है कि अल्टरनेटेड बार कल्टेल मतलब कितने उसमें वो हो जाती है, तो आपको पता है 1.7, आपको नहीं ऐसी बार देखी होगी ऐसा ऐसे, ये पूछ रहा है दोस्तों ये कितने एंगल पे मोड़ा जाता है, मीन्स एंगल तो 45 से 60 रहता है पर कितने दूरी पे होता है, तो जो 1/7 ऑफ स्पान यहाँ सेंटर से दूरी दोस्तों, इसकी सेंटर से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कहाँ से मेजर की जाती है, सेंटर से 1/7 जो पूरा स्पान होगा उसका, जैसा माना दोस्तों 20 मीटर की लेंथ है इसकी, तो 20/7, जैसे 7×3 में 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो यहाँ से 3 पॉइंट जितना होगा और यहाँ से 3 पॉइंट होगा उतना ये मुड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज इज। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कशन किया है, जो 50 क्वेश्चन MCQ थे आरसीसी के फर्स्ट, तो दोस्तों आज दोबारा आ गया है, तो आप याद रखना जो प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज होती है स्क्वायर कॉर्नर कैंपर, तो दोस्तों आपने देखा होगा ऐसा ऐसा रहता हो, यहाँ से थोड़ा इस टाइप में रहता है दोस्तों, चारों जगह से कॉर्नर से कैम, ठीक है दोस्तों, तो चारों जगह से ऐसा इस टाइप का रहता है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ऐसे रहता है दोस्तों प्रीकास्ट पाइल, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर विथ कॉर्नर, ठीक है दोस्तों, डी। नेक्स्ट है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इज। दोस्तों ये कह रहा है कि जो फ्लैट स्लैब होती है, आपने देखी होगी फ्लैट स्लैब से कॉलम ऐसे रहती है, मैं बता देता हूँ, ऐसे रहती है फ्लैट स्लैब दोस्तों, ऐसा कॉलम रहता है सीधे बिना बीम के स्लैब पड़ी रहती है, इसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट्स, ये थिकनेस होती है जो इसकी थिकनेस फ्लैट स्लैब की क्या होती है दोस्तों, तो पहला है L/32, L/32 ऑफ इंड पैनल विद ड्रॉप्स, L/36 फॉर इंड पैनल विदाउट ड्रॉप्स, L/36 फॉर इंटीरियर पैनल विदाउट ड्रॉप। तो दोस्तों इसके आंसर सभी हैं, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4M15 ग्रेड कंक्रीट 1:4, दोस्तों 1:4 का रेशियो है, M15 का ग्रेड का कंक्रीट है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्या हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका हर खुरमी में या नेट में आपको
5 आंसर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एकदम रॉन्ग है। दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 0.87। ठीक है दोस्तों, इससे हो गए 1/σ/CBC के, ये इससे दोस्तों इस फॉर्मूले से यूज होगा। तो आगे मैं आपको इसी प्रकार के 2-4 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कैसे, कि जैसे अलग अलग ग्रेड के बता दूंगा, तो आपको 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के बताऊंगा ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकें। दोस्तों जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, WSM से निकलेगी, क्योंकि LSM से जो आंसर आ रहा है इसका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहाँ पे वो स्टील का ग्रेड नहीं दिया है, तो हम FE 250 मानेंगे, तो FE 250 में WSM से करने पे 0.87 आंसर आएगा दोस्तों। ये SSC में पूछा गया दोस्तों, आगे भी पेपर में आएगा, तो ये क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, 8.5 आंसर नहीं करना है, इसका आंसर है 0.87। कई बुकों और नेट में आपको 8.5 दिखेगा, जो कि गलत है। 0.87 सॉल्यूशन किया है दोस्तों, तो मैंने बहुत बार इसको सॉल्यूशन किया है, तो 0.87 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज कास्टिंग और रिब्स ऑफ स्लैब। दोस्तों जो रिब स्लैब होती है, आपको पता है कि उसमें कई बार रिब स्लैब से दोस्तों कई क्वेश्चन पूछ देता है। मिनिमम डायमीटर पूछ लेता है, उससे पूछ लेता है उसके रिब स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कभी कभी एग्रीगेट का साइज पूछ लेता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट टू यूज़ कास्टिंग ऑफ रिब स्लैब। दोस्तों अगर हमने रिब स्लैब की कास्टिंग करनी है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर। दोस्तों जो स्टेयर होता है, सीढ़ी होती है, उसमें वेरी कंफर्टेबल कौन सी स्टेयर होती है, स्ट्रेट सीधी होती है, डॉग लेग होती है, ये ज्योमेट्रिकल होती है, ओपन न्यूअल होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है दोस्तों, D। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले चांसेस है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजेंटल पैरेलल रेनफोर्स ऑन सेम साइज शुड नॉट लेस देन। दोस्तों ये कह रहा है कि जो हॉरिजेंटल पैरेलल समांतर जो रेनफोर्समेंट होती है, उसकी जो मिनिमम स्पेसिंग होती है उन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए, तो उनकी मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए 1 डायमीटर D। जो बार का डायमीटर होना चाहिए उसके उतनी उसकी स्पेसिंग होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, मीन्स नॉट लेस देन D, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लोर स्लैब ऑफ बिल्डिंग इज सपोर्टेड ऑन रेनफोर्समेंट सीमेंट फ्लोर बीम्स, द रेशियो ऑफ द एंड एंड इंटरमीडिएट स्पान इज केप्ट। दोस्तों ये कह रहा है कि जो फ्लोर स्लैब बिल्डिंग में होती है, उसका जो एंड और इंटरमीडिएट स्पान होता है, उसका जो रेशियो होता है वो 0.9 होता है। दोस्तों ये पहले भी उत्तराखंड JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम इज रेस्ट्रिक्टेड द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली अडोप्टेड इज। दोस्तों की बोल रहा है कि जो फाउंडेशन की चौड़ाई है 2 इक्वल कॉलम इज रेस्टेड किया है उसके दोनों कॉलम, द शेप ऑफ फुटिंग जनरली, तो कौन सी शेप हमको जनरली, जो फुटिंग की जनरली जो शेप होगी कौन से करेंगे, तो दोस्तों हम रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल शेप करेंगे। ठीक है दोस्तों, वही पूछ रहा है दोस्तों कि बल यदि फाउंडेशन की विड्थ 4 लिखा है ना दोस्तों, इफ़ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम इज रेस्ट्रिक्टेड, 2 कॉलम रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, तो शेप ऑफ द फुटिंग की शेप क्या होगी, तो इसकी आंसर आपको ट्रेपेजोइडल नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पानिंग इज 1 डायरेक्शन। दोस्तों इसका वैसे कोड में कहीं डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि कोड में सीधे डायरेक्शन नहीं बताई गई है, सीधे वहाँ बात की गई है कि सिंपली सपोर्टेड के लिए 35 और कंटिन्यूस के लिए 40, इस प्रकार से। पर मैंने दोस्तों कई बार पेपर में देखा है, उन्होंने क्या किया है कि कई बार पेपर या बुकों में, कई बुकों में ऐसा है, या जो रेफरेंस बुक में तो नहीं, जो बुकें हैं जैसे प्रीवियस ईयर की जो बुकें हैं, उनमें क्या कर रखा है कि जैसे 1 डायरेक्शन के लिए उन्होंने 35 बता रखा है, और 2 डायरेक्शन के लिए, मैं दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो 1 डायरेक्शन के लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि जो एक डायरेक्शन के लिए 35 1 डायरेक्शन के लिए,
और जो सॉरी दोस्तों, क्या हो दोस्तों कि ये पूछ रहा है कि सिंपल सपोर्टेड बीम स्पानिंग वन डायरेक्शन का पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कोड में है वैल्यू, कोड में तो क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 35 और कंटिन्यूस बीम के लिए 40। पर दोस्तों कहीं जो बुक है प्रीवियस ईयर की बुक, उसमें क्या दे रखा है कि जो वन डायरेक्शन के लिए उसके लिए 30 और टू डायरेक्शन के लिए 35। पर दोस्तों ये कोड में कहीं नहीं है, पर अगर आ गया क्वेश्चन और वन डायरेक्शन पूछा है तो आप बेझिझक 30 आंसर कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है इफ़ डब्ल्यू इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सर्कुलर स्लैब। दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर स्लैब की बात की गई है। अब ये हमारे उसमें है या नहीं है, क्योंकि पर ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आगे आने के चांसेस है। तो इसका आप जो जो सर्कुलर स्लैब होती है उसमें जो मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट होता है वो होता है WR²/16। ये दोस्तों 2-3 बार पूछा गया है एसएससी में, तो आप देख लीजिए क्योंकि आ सकता है, और क्योंकि प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा हटके है, क्योंकि हटके इसलिए क्योंकि सर्कुलर स्लैब बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमीटर ऑफ कॉलम हेड सपोर्टेड फ्लैट स्लैब द जनरली इज केप्ट। दोस्तों ये कह रहा है कि जो डायमीटर कॉलम हेड सपोर्टेड फ्लैट स्लैब में जो होता है कितना होता है, उसको होता है दोस्तों 0.×L। ये हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है द लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई। ये दोस्तों कह रहा है कि जो लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, लार्जर बार रिप्लेसिंग ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉलर बार। हम क्या करेंगे, जो स्मॉल बार होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर नंबर में यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिप्लेसिंग लार्जर बार बाय ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉलर बार। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यही थी हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आगे हम फिर इसके 20 क्वेश्चन हॉल लाएंगे, अदर सब्जेक्ट के भी लाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि आपको पता है कि सुनने से भी हमको काफ़ी चीज़ याद होती है, तो अगर आप वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा दोस्तों। क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे, जैसे 20 क्वेश्चन को किया तो 20 के आपको 10-15 क्वेश्चन की नॉलेज और मिल गया, आपको एक्स्ट्रा मिल गया कि 10-15 अगर इस टाइप का पूछा गया तो कैसा आंसर होगा। तो दोस्तों आपने पेपर में गलती करने से बचना है। तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी। धन्यवाद।